हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे देखिए त्रिभुज, आयत, वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा। ठीक है, इनके बारे में हम बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारा कुछ जितना आपके सिलेबस में दिया है तथा इनके अंगों की जानकारी। ठीक है, हम त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है और वृत्त, इनके अंगों की जानकारी भी आपको देंगे। ठीक है, और इससे बेसिक सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर हाँ, आपने यहाँ पर अगर त्रिभुज, आयत, वर्ग, ठीक है, ये सब अच्छे से समझ लिया तो देखिए ये सेकंड सेमेस्टर में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर अभी से आपने अच्छे से समझ लिया तो वहाँ पर आपको आसानी होगी पढ़ने में और समझने में। ठीक है, तो आइए आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज देखिए, तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इस चित्र में तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज। ठीक है, ये क्या है, जैसे मान लीजिए ये ए है और ये बी और सी, तो ये कैसी आकृति है? ये है त्रिभुज। ठीक है, इसमें देखिए तीन रेखाएं खींची हुई हैं और इनसे घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? इसे त्रिभुज। देखिए अगर इससे पूछा जाए, त्रिभुज के बारे में अगर पूछा जाए कि त्रिभुज के देखिए तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के ये जो तीनों कोण है, ये और ये तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि जैसे कह दे कि ये वाला कोण दिया है 70 डिग्री, ये कोण दिया है 40 डिग्री। ठीक है, और आप बताइए कि ये वाला कोण कितना है। ठीक है, यानी बी कोण दिया है और सी दिया है, हमें ए कोण पता करना है। तो देखिए इन दो कोणों को जोड़ लीजिए, 70 और 40 को जोड़िए। तो देखिए 70 और 40 को हम जब जोड़ेंगे, देखिए कितना आएगा? 7 4 11। ठीक है, ये 110 आएगा। देखिए अब क्या करा है, हमें निकालना है कोण ए। तो कैसे निकालेंगे? तो 180 से हम घटा देंगे। तो देखिए 180 माइनस 110, जीरो, ये 8 में से एक निकल जाएगा तो 7, यानी ये वाला कोण कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। ठीक है, देखिए ये वाला कोण अब कितना निकला? ये हो गया 70 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई कोण, दो कोण दिए हैं और कहे तीसरा कोण, तो आप दो कोण को जोड़िए और 180 से घटा दीजिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। यानी त्रिभुज के देखिए कितने प्रकार होते हैं। तो त्रिभुज के हम प्रकार समझते हैं। तो आइए देखिए त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज के देखिए एक होता है भुजा के आधार पर, ये वाला जो है ये है त्रिभुज का देखिए भुजा के आधार पर। एक होता है वर्गीकरण होता है त्रिभुज का, देखिए हम भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। फिर दूसरा देखिए वर्गीकरण होता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। तो देखिए त्रिभुज जो भुजा के आधार पर होता है तीन प्रकार का, देखिए समबाहु त्रिभुज। ठीक है, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। यानी अगर पूछा जाए भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अभी हम इनके बारे में एक एक करके आराम से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अगला है अब कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज कितने होते हैं? तो एक होता है न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण, एक होता है अधिक कोण। ठीक है, अब इन सबको हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए पहला टाइप है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, भुजा के आधार पर देखिए पहला है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज की देखिए विशेषता क्या होती है? इसकी जो है प्रत्येक भुजा बराबर होगी। ठीक है, समबाहु त्रिभुज में क्या है, इसकी जो प्रत्येक भुजा बराबर होगी। जैसे ये त्रिभुज देखिए, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली, ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, जितने मान लीजिए अगर ये 4 सेंटीमीटर भुजा है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। यानी ये जो भुजाएं हैं ये सब क्या है? बराबर होंगी। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर देखिए समबाहु में क्या होता है, प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होगा। जैसे ये कोण भी 60 डिग्री होगा, ये भी कोण 60 डिग्री होगा और ऊपर वाला ये भी कोण 60 डिग्री होगा। ये तीनों कोण जो हैं 60 डिग्री के होंगे और तीनों भुजाएं बराबर होंगी। जैसा कि इस नाम से ही पता चला, देखिए समबाहु यानी सारी भुजाएं बराबर। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं। अगला देखिए समद्विबाहु। तो समद्विबाहु कौन सा होता है? देखिए समद्विबाहु, इसे नाम से ही पता चला, समद्विबाहु यानी समान होंगी दो भुजाएं। ठीक है, दो भुजाएं इसमें क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए इस प्रकार कोई त्रिभुज है, ठीक है, इस प्रकार इसकी क्या है, दो भुजाएं बराबर, कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। जैसे ए, ये बी और सी, इसकी मान लीजिए जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाले दो भुजाएं बराबर है। ठीक है, तो क्या करा है, दो भुजाएं बराबर होंगी। और दूसरी इसकी देखिए दूसरी कंडीशन है कि जो सम्मुख कोण बराबर होंगी। अगर ये देखिए ये वाली भुजा बराबर है और ये वाली भुजा बराबर है, तो इसके सम्मुख जो कोण बना है, जैसे ये वाला कोण
तो ये वाला कोण और ये सी वाला कोण ये बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए ये है 55 डिग्री, तो ये भी देखिए होगा 55 डिग्री, ठीक है? ये हमने माना है, इससे कुछ भी हो सकता है, ठीक है? मान लीजिए अगर ये थीटा है, तो ये भी थीटा कोण होगा, ठीक है? अगर ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, समद्विबाहु में 2 भुजाएँ बराबर होंगी, ठीक है? और उसके सम्मुख जो कोण है, वो भी बराबर होगा, ठीक है? 2 कोण बराबर होंगे, जैसे ये 55 है, तो ये भी 55 होगा। अगर ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा। अगर ये बीटा है, तो ये भी बीटा होगा, ठीक है? आइए अब अगला देखते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। और देखिए विषमबाहु, ठीक है? इसका देखिए इसकी क्या विशेषता होती है, कोई भुजा बराबर नहीं होती। देखिए विषमबाहु में क्या होता है, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी, यानी तीनों भुजाएँ जो हैं असमान होती हैं, ठीक है? इसमें कोई भी भुजा क्या है, इस प्रकार देखिए इस प्रकार अगर कोई त्रिभुज है, तो देखिए इसमें कोई भुजा बराबर नहीं है, ठीक है? ये सब क्या है, ये अलग भुजा होगी, ये वाली अलग भुजा होगी, ये अलग है, यानी ये तीनों जो भुजाएँ हैं असमान होंगी। तो आपने सब क्या-क्या अब तक पढ़ा? देखिए समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है? अब हमने भुजा के आधार पर तीनों त्रिभुज पढ़ लिए। अब हम देखते हैं देखिए कोण के आधार पर। अब आइए देखते हैं हम कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। हमने इतने पढ़ लिए, ठीक है? समबाहु पढ़ लिया, समद्विबाहु पढ़ लिया और विषमबाहु। अब देखिए हम पढ़ते हैं न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। यानी ये कैसे त्रिभुज होते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए इससे पहला है न्यून कोण त्रिभुज, यानी हम कोण के आधार पर देखिए प्रकार समझ रहे हैं। तो पहला है न्यून कोण, तो जिसे देखिए जिसका कोण जो है 0 से 90 के बीच हो। अगर कोई कोण है जैसे 0 से 90 के बीच में है, तो कैसा होगा, न्यून कोण होगा। जैसे थीटा का मान होगा देखिए 0 और 90 के बीच में, ठीक है? थीटा का मान क्या होगा, 0 और 90 के बीच में। यानी हम इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए थीटा जो है ग्रेटर होगा 0 से एंड स्मॉलर होगा 90 डिग्री से, ठीक है? तो देखिए जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये मान लीजिए ये कोई हमने बनाया त्रिभुज, ठीक है? तो देखिए इसकी एक ए और ये बी और सी भुजा है, ठीक है? तो देखिए एक कोण मान लीजिए ये वाला कोण है 55 डिग्री, ठीक है? ये वाला कोण है 70 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में देखिए ये बी कोण जो है 70 डिग्री है। इसका मतलब ये कैसा कोण है, न्यून कोण है। तो देखिए जैसे ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है? 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है? इसी प्रकार देखिए अगर ये मान लीजिए हो सकता है ये वाला कोण कितना हो, अगर ये है हो सकता है 55 हो, ये क्या है, ये 60 हो सकता है, ठीक है? यानी ये देखिए सब 0 और 90 के बीच ही में है, ठीक है? कोई इससे बड़ा नहीं है 90 से, ठीक है? ये क्या है, न्यून कोण, ठीक है? अगला देखिए समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है? जैसे इस प्रकार देखिए अगर कोई एंगल बना है, देखिए ये क्या है, यहाँ पर जो ये एंगल बना है ये कैसा है, 90 डिग्री, यानी एक कोण इसका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये चित्र इस प्रकार भी बना सकते हैं आप, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम उस प्रकार बना रहे हैं इस साइड में। तो ये भी ये क्या है, 90 डिग्री। तो इसका समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है? अब आइए देखते हैं अधिक कोण। अगला देखिए अधिक कोण कैसा है, देखिए इसमें जो थीटा का मान होगा 90 से देखिए बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, यानी इसका जो है 90 से 180 के बीच में होगा, तो वो कैसा कोण होगा, अधिक कोण। यानी 90 से बड़ा होगा तथा 180 से छोटा होगा, तो वो कोण कैसा होगा, अधिक कोण होगा। तो देखिए अगर इस प्रकार कोई फिगर यहाँ पर देखिए जो कोण बी है ये कैसा है, अधिक कोण है। क्यों, कि देखिए 90 से ये बड़ा है और 180 से छोटा है, यानी जो थीटा का मान होगा 90 और 180 के बीच होगा, ठीक है? तो ये कैसा कोण है, अधिक कोण। आई होप आपको ये त्रिभुज समझ में आया होगा, ठीक है? ये जो जितना इसका बेसिक था हमने आपको बता दिया, ठीक है? अब आइए देखते हैं आगे। अब आइए देखते हैं आयत, ठीक है? इसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो आयत क्या होता है, तो देखिए आयत में क्या है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, जैसे ये वाली जो भुजा है और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। जो अगर ये मान लीजिए अगर 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है? और देखिए ये वाली जो भुजा, ये वाली भुजा, ठीक है? ये वाली जो भुजा और सामने इसके है ये वाली भुजा, ये भी दोनों बराबर होंगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगी। यानी तो ये वाली भुजा होती है आयत की लंबाई, इसे हम एल कहते हैं, लंबाई को एल कहते हैं, ठीक है? और ये होती है आयत की चौड़ाई, चौड़ाई को हम बी से लिखते हैं। यानी ये है आयत की लंबाई और ये है चौड़ाई, ठीक है? ये आयत की है क्या, चौड़ाई। चौड़ाई को हम किससे लिखते हैं, बी से, ठीक है? तो देखिए आयत की डेफिनेशन क्या है, आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, ठीक है? तो ये होगी लंबाई और चौड़ाई बराबर, यानी ऊपर लंबाई जितनी है ये 4, तो ये भी 4 होगी और चौड़ाई 2 यहाँ पर है तो ये भी 2 होगी, ठीक है? तो आयत का देखिए परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है 2 गुणे एल प्लस बी, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई,
लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए एक लंबाई ये है और एक लंबाई ये है, ये एक है चौड़ाई ये और एक चौड़ाई ये। तो देखिए इनको जोड़कर ये फार्मूला बना है देखिए। तो 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई, तो 2 को कॉमन लीजिए देखिए, एल प्लस बी। देखिए बन गया आयत का परिमाप। ठीक है, इसी से बना है ये आयत का परिमाप, यानी 2 × L + B। इसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं। देखिए क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L × B। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, इसे हम लिखते हैं L × B। ये तो आयत का हो गया क्षेत्रफल। अब देखिए आयत का विकर्ण, जिसे हम कहते हैं डायगोनल। आयत का विकर्ण क्या होता है, √L² + B², यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो देखिए इस चित्र में पहले आयत के विकर्ण देखिए, जो ये वाला देखिए, ये हमने ए को सी से मिला दिया, ए को हमने सी से मिलाया और डी को हमने बी से मिलाया, डी को हमने किससे मिलाया, बी से। ये जो हैं आयत के क्या हैं, विकर्ण हैं। तो आयत के विकर्ण कौन से हैं, ये ए सी और बी डी। ए सी और बी डी, देखिए ए सी और एंड बी डी, ये क्या है, आयत के विकर्ण हैं। ठीक है, ये आयत के विकर्ण हैं। पहले आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, तभी आगे जाकर आप ये सवाल सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं अगला, वर्ग। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। ठीक है, वर्ग को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। तो देखिए इसकी क्या होती है, प्रत्येक भुजा जो होती है बराबर होती है। देखिए वर्ग में क्या होता है, प्रत्येक भुजा जो है इसकी बराबर होती है। जैसे मान लीजिए इसकी भुजा ए वाली है ए, ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं ए बी सी और डी। देखिए ये वाली भुजा मान ली ए है, तो ये भी भुजा ए होगी, ये भी भुजा ए होगी और ये भी भुजा ए होगी, यानी सारी भुजाएं आयत की जो होती हैं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका देखिए परिमाप बनेगा क्या, तो वर्ग का परिमाप होता है, देखिए परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर होता है देखिए 4a। देखिए एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये और ये, यानी परिमाप देखिए इन चारों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, इन चारों भुजाओं को जोड़ लिया जाता है, उसे हम कहते हैं परिमाप। तो देखिए चार भुजाएं हैं यानी 4a। ठीक है, तो या इसे हम इस तरह भी आप याद कर सकते हैं, 4 गुणे भुजा। ठीक है, 4 गुणे भुजा। अब अगला देखिए आयत का, देखिए सॉरी, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का हम देखते हैं क्षेत्रफल, इसका एरिया क्या होता है। तो देखिए एरिया इसका होता है ए स्क्वायर। ठीक है, इसका ए स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर है। जैसे आपको ए समझ नहीं आ रहा तो देखिए क्या लिखेंगे आप, एरिया इसका होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर। और देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण होता है A√2। A√2, या इसे आप कह सकते हैं, ए को हम भुजा लिख सकते हैं। ठीक है, भुजा √2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिए, जैसे हमने यहाँ पर ए भुजा मानी थी, तो यहाँ पर दोबारा आप समझ लीजिए, अभी कंफ्यूजन अगर जरा से भी होगी क्लियर हो जाएगी। देखिए मान लीजिए ये भुजा देखिए है 4, तो ये भी भुजा 4 होगी, ये भी भुजा 4 होगी और ये भी भुजा 4 होगी, यानी इसकी जो प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अगर इसका पूछा जाए परिमाप, अगर जैसे पूछा जाए इसमें वर्ग का परिमाप, तो देखिए परिमाप हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए 4 गुणे होता है भुजा, और भुजा दी कितनी है, तो 4 दी है, तो देखिए इसको 4 से गुणा कर देंगे, तो यानी हो जाएगी 16। अगर क्षेत्रफल कहे तो भुजा का स्क्वायर, यानी इसका 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, यानी इसका देखिए परिमाप कितना आया, 16 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये सेंटीमीटर में है, तो इसका वर्ग क्या परिमाप क्या हुआ, 16 सेंटीमीटर। अब आइए देखते हैं विकर्ण। विकर्ण होता है A√2। ठीक है, यानी इसका भुजा √2। तो देखिए आयत वर्ग का विकर्ण, देखिए ये वाली जो AC लाइन है, इसको हमने C से मिलाया, ये क्या है, विकर्ण। और ये D को हमने B से मिलाया, ये है क्या, वर्ग का विकर्ण। ये दोनों क्या है, वर्ग के हैं विकर्ण। ठीक है, देखिए जो वर्ग के विकर्ण होते हैं ये दोनों, ये वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। जैसे AC बराबर होगा BD। ठीक है, ये दोनों विकर्ण जो AC और BD हैं, ये दोनों बराबर होंगे। अब आइए समझते हैं व्रत, यानी व्रत किसे कहते हैं। तो देखिए क्या है व्रत, इसे हम कहते हैं सर्कल। तो देखिए अगर इस प्रकार कोई आकृति बनी है इस प्रकार, तो ये क्या है, सर्कल। ये क्या है, सर्कल। ठीक है, ये क्या है, सर्कल यानी व्रत। देखिए जो ये गोल गोल है, ठीक है, ये जो गोल है, ये है व्रत की परिधि। इसे हम क्या कहते हैं, ये जो चारों तरफ इस प्रकार गोल है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, व्रत की परिधि। यानी व्रत की परिधि क्या होता है, देखिए व्रत की परिधि, तो परिधि होती है 2πr। ये जो गोल है इसे हम क्या कहेंगे, व्रत की परिधि, इसे हम कहते हैं 2πr। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, देखिए व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। देखिए वृत्त में मान लीजिए कि ये बीच में है सेंटर, अगर इससे एक लाइन सीधी खींच दी जाए रेखा, तो इसे हम कहते हैं व्यास। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, व्यास। या इसे देखिए वृत्त की ये सबसे बड़ी जीवा भी होती है, ठीक है। और ये जो आधी दूरी है यहाँ से, ये व्यास जो है, ठीक है, ये इस साइड की इतनी आधी दूरी ये होती है त्रिज्या। और ये भी क्या है, त्रिज्या। यानी यहाँ से देखिए व्यास बराबर होता है, देखिए व्यास बराबर होता है 2r, यानी 2 गुणे त्रिज्या। यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, तो अगर r निकालना है हमें, यानी r निकालना है, यानी त्रिज्या निकालनी है, तो हम क्या कर देंगे, व्यास बटे 2। ठीक है, तो r कैसे हम निकालते हैं, व्यास बटे 2। देखिए अगर कोई वृत्त में इस प्रकार अगर वृत्त है और उसका व्यास दिया हो मान लीजिए 14 सेंटीमीटर, ठीक, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, और कहे आर ज्ञात कीजिए यानी त्रिज्या निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको इस फार्मूले में रखना है, त्रिज्या निकल आएगी। तो देखिए व्यास कितना है, 14/2, तो ये कितना आ जाएगा, 7, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप इस फार्मूले में रखकर चाहे आप वृत्त की परिधि निकालना हो तब भी निकाल सकते हैं, और चाहे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तब भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए कहीं कहीं पर आपके में ये परिधि नहीं लिखी आती है, पेपर में एक दो बार सवाल ऐसा आया है कि वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यानी वृत्त का परिमाप, तो इस परिधि को ही हम कहते हैं परिमाप। ठीक है, ये जो चारों तरफ है ये वाला सर्कल, इसे ही हम कहते हैं परिधि, या इसे ही हम कहते हैं परिमाप। ठीक है, तो आपको देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चाहे परिमाप लिखा हो या परिधि, यानी ये आप परिधि ही समझेंगे। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कभी-कभी दे देता है कि परिमाप ज्ञात कीजिए, तब भी आपको यही फ़ॉर्मूला लगाना है 2 पाई r। ठीक? तो जितना सारा हमने कॉन्सेप्ट बताया आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है? आप लोग एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से नोट कर लीजिए और सारा जो हमने बताया वो लिख लीजिए, जितना हमने सारा ये कुछ बताया है, ठीक है? क्योंकि जब आप इस सारा कॉन्सेप्ट समझ जाएँगे, तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाएँगे, तब जाकर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।